दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा की सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 का अध्याय 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका। दोस्तों अध्याय 8 में आपने पढ़ा था ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका यानी लोगों के आजीविका के साधन ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन से होते हैं। इसी प्रकार आप इस अध्याय में जानेंगे कि शहरी क्षेत्र में आजीविका के साधन कौन से होते हैं, जैसे लोग किस प्रकार से यहाँ पर काम करते हैं और फैक्ट्रियों में कैसे काम करते हैं, दफ्तरों में कैसे काम करते हैं और किस प्रकार से अपनी आजीविका जुटाते हैं। इसके अलावा जो हमारे शहर हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, लोगों को किन समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका। दोस्तों जिस प्रकार से हमने ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका को कुछ लोगों के कहानियों के आधार पर समझा था, उसी प्रकार हम इस अध्याय को भी कुछ लोगों की कहानियों से उसको समझ पाएंगे कि शहरी क्षेत्र में किस प्रकार से लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। दोस्तों ये देखिए एक चित्र है, इसमें भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं। यहाँ पे एक दुकान है जिसमें कई लोग हैं, विद्यालय है, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और इसके अलावा ये देखिए टेलीफोन टावर है तथा लोग बाज़ारों में इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये जो चित्र है काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह और ठेले पर एक व्यक्ति सब्जी लेकर घूम रहा है। बसों से कुछ लोग यात्रा कर रहे हैं, बस स्टॉप का चित्र है। तो आप देख सकते हैं कि जो शहर हैं हमारे वहाँ पर बहुत भाग दौड़ है और इसके अलावा यहाँ पर लोगों को संख्या भी बहुत अधिक है। दोस्तों भारत में लगभग 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। महानगरों में चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। आप जान सकते हैं कि शहरों में कितना जनसंख्या रहती है और काम करते हैं। शहरों में लोग काम के लिए आते हैं और हमारे गाँव से भी काफ़ी लोग शहरों में अपने आजीविका की तलाश में जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि शहर में ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, चाहे दिन हो या रात, वहाँ पर लोग काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं। एक शिफ्ट का काम ख़त्म होता है तो दूसरे शिफ्ट के लोग आ जाते हैं। तो इस प्रकार से शहरों में लोग रोजगार में लगे हुए हैं। कुछ लोग वहाँ काम करते हैं, वे कौन सी नौकरी करते हैं और कौन सा रोजगार करके अपना जीवन चलाते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सड़कों पर काम करना। दोस्तों यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है और एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गए थे और जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाले अपने रेहड़ी पर टमाटर, गाजर और खीरे को सजाने में व्यस्त थे ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी, वह सुंदर रंगीन तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल, पीला और गुलाब का फूल लिया। इसके अलावा सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार पढ़ना चाहता था और वहाँ से बसें जोर जोर से हार्न बजाती हुई गुजर रही थीं। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे और पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन और चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां से रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर था। तो रिक्शे वाले की बात आई तो यहाँ पर एक बच्चू माझी रिक्शे वाले के बारे में जानते हैं। दोस्तों बच्चू माझी बताता है कि वो बिहार के एक गांव से आया है जहां वो मिस्त्री का काम करता था। उसकी बीबी और 3 बच्चे गांव में रहते हैं। उसके पास ज़मीन नहीं है और गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था।
जो कमाई होती थी वो परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। तब वह शहर पहुंचा और एक पुराना रिक्शा खरीदकर इसका पैसा किस्तों में चुका दिया और ये काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह वह बस स्टॉप पर पहुंच जाता है और ग्राहक यहाँ जहाँ भी जाना चाहे उन्हें वहाँ छोड़ देता है। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाकर शहर के एक कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलोमीटर दूर तक रिक्शा चलाता है और दूरी के हिसाब से हर ग्राहक से उसे 5 से 10 रुपए मिल जाते हैं। जब तबीयत खराब हो जाती है तब ये काम नहीं कर पाता है और उन दिनों में कमाई बिल्कुल भी नहीं होती है। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता है। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 80 से 100 रुपए तक उसकी कमाई हो जाती है, जिसमें से 50-60 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी वो परिवार के लिए बचा लेता है। साल में 2-3 बार वो अपने परिवार से मिलने भी जाता है और जो पैसा शहर से भेजता है उसी से उसका परिवार जीवन यापन करता है और कभी कभार उसकी बीवी जो है खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। तो आपने जाना विविध प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार के व्यवसाय और कई प्रकार के काम यहाँ पर लोग कर रहे हैं। ठेला से फूल बेचना, रिक्शा चलाना, नाई का काम जो है बाल बनाने का, इसके अलावा साइकिल से सामान बेचने का, प्लास्टिक के सामान बेचने का, ये विविध प्रकार के काम शहरों में किए जाते हैं। दोस्तों, बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हुए हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद रोजाना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ से कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी कभी टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बना दी जाती है या फिर खंभे या तिरपाल पर प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस या कभी कभी अन्य लोग उसकी दुकान हटाने के लिए कह देते हैं और उसके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। कई ऐसे जगहें हैं जहां ठेले वालों को घुसने नहीं दिया जाता है। कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर ठेले वालों को घुसने नहीं दिया जाता है और ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ़ करके छाट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। और उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना, नाश्ता, चाट, पकौड़ी, फुल्की आदि बेचते हैं वो ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। और ये देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जहाँ पर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले जो कामगार हैं उनको इन सड़कों पर रहना पड़ता है। और ऐसी जगह यहाँ पर दिख रही है जहाँ दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में यहीं खाना बनाते हैं। देखिए, अहमदाबाद शहर का एक सर्वेक्षण आया था, उसमें कहा गया था कि काम करने वाले लगभग 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। इसके अलावा हमारे देश में जो शहरी इलाका है उसमें लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर काम करने को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से इनको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से जो सड़क पर काम करने वाले लोग हैं उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात और लोगों के आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। दोस्तों, बाज़ार में क्या हुआ? तो जब जो लड़की है जो अपनी कहानी बता रही है वो और उसकी जो दोस्त है जब बाज़ार पहुँचे तो दुकानें खुलनी शुरू हो गई थी, लेकिन त्यौहार के कारण सुबह ही बहुत भीड़ हो चुकी थी। मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान आदि कई चीज़ों की दुकानों पर कतारें लगी हुई थीं। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहां पहले पहुंच गई जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर में एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा और डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पे गए क्योंकि कुछ सिले सिलाए कपड़े हमको ख़रीदना था। और इस शोरूम की 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे।
इसके अलावा एक बड़ी दुकान में तो हरप्रीत की कहानी है। वो बताती है कि पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार और त्योहारों के समय में वो और उसकी माँ उनकी मदद करते थे, और इसके अलावा कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने वहाँ पर काम करना शुरू किया, और अब उसकी पत्नी वंदना और वो ये शोरूम चलाते हैं। वंदना जो है वो कुछ साल पहले शोरूम खोली थी। वो एक ड्रेस डिजाइनर है और तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की उसने पढ़ाई की है। लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए कपड़े यानी रेडीमेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं, इसलिए उसका ध्यान इस पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदा जाता है, और ज़्यादातर माल जो है शोरूम में मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के आसपास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े विदेशों से भी मंगवाए जाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहले अखबार में, सिनेमा पर और टेलीविज़न पर, रेडियो पर विज्ञापन दिया जाता है, और अभी ये शोरूम किराए पर है और जल्द ही इसे खरीद लिया जाएगा। जब से यह बाज़ार आसपास में रहने वालों लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बना है, तब से उन लोगों का व्यापार बहुत बढ़ गया है। उन लोगों ने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। तो दोस्तों, हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग ऐसे हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी और बड़ी दोनों हैं, और ये लोग अलग अलग तरह की चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं, और वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। तो एक प्रकार की दुकानें आपने देखा कि सड़कों पर होती हैं, अस्थायी होती हैं, टेंट प्लास्टिक या तिरपाल की बनाई जाती हैं। लेकिन ये जो शोरूम जैसी दुकानें हैं वो पक्की दुकानें होती हैं। इनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है, और नगर निगम ये निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन सा दिन बाजार बंद रहेगा। जैसे कुछ बाज़ारों में बुधवार को दुकानें बंद रहती हैं, कुछ में बृहस्पतिवार को, और छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें, बैंक भी हैं जो इस तरह की सेवाएं देती हैं। अब आइए देखते हैं फैक्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, एक लड़की है, वो अपने कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। तो यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं, कई प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं, और ये कई चीज़ों का उत्पादन और निर्माण करते हैं। दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर फैक्ट्रियों में किस तरह से काम होता है कि कुछ इसके अलावा देखिए मोड़ पर कुछ लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे, कुछ टिककर खड़े हुए थे, और उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार होकर उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर तोल मोल कर रहे थे। ये लेबर चौक है। दोस्तों, यहाँ पर लेबर चौक में दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री इकट्ठे होते हैं, और कुछ लोग इनको दिहाड़ी मजदूर के तौर पर अपने यहाँ काम करने के लिए ले जाते हैं। फैक्ट्री की बात जो हम कर रहे हैं, फैक्ट्री में अलग अलग काम करने के लिए अलग विभाग होते हैं, और लोगों को कभी न ख़त्म होने वाली पंक्तियां थीं। कुछ कपड़े सिले जा रहे थे, कुछ जगह बटन लगाए जा रहे थे, कुछ लोग मशीनों पर काम कर रहे थे, कुछ लोग इनकी पैकिंग कर रहे थे। तो कुल मिलाकर जो फैक्ट्रियां होती हैं वहाँ काम बड़े तरतीब ढंग से होता है, और कुल मिलाकर ये ऐसा होता है कि एक व्यक्ति एक ही तरह का काम करता है, और लेकिन अलग अलग टुकड़ों में काम करके उसे अंतिम में बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करके उनको पैकिंग करके मार्केट में भेजा जाता है। निर्मला जो है वो कारीगर है एक, और उसकी तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को उनकी ज़रूरत होती है, और रोज़गार भी तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या ख़ास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। उनकी नौकरी अस्थायी नहीं होती है, और अगर कारीगर या जो मिस्त्री हैं वो तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। उनके नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है, और अगर कोई बुरा व्यवहार करता है तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता है। तो ये आपने देख लिया फैक्ट्री कैसे चलाई जाती है, या फैक्ट्रियों में कैसे काम होता है। फैक्ट्रियों में अधिकतर 2 पालियों में 12-12 घंटे तक लोगों द्वारा काम किया जाता है, और 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी नहीं मिलती है। तो आपने
3 चीज़ों के बारे में जान लिया। सबसे पहले आपने जाना सड़क पर काम करने वाले लोग और अपना खुद का जो रोज़गार है, छोटी-मोटी चीज़ें, ठेला गाड़ी लगाना। दूसरा कि जिनकी अस्थायी दुकानें हैं शहरों में, और तीसरा फैक्ट्रियाँ जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसके अलावा आइए जानते हैं दफ़्तर। दफ़्तर यानी ऑफ़िस। तो मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हम ऑटो रिक्शा लेकर उनके दफ्तर पहुंचे, तो जहां पर हमने देखा कि वे एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती हैं और बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं के काम का निरीक्षण करती हैं जो शहर के अलग अलग भागों में आते जाते हैं। ये दुकानदारों से ऑर्डर लेते हैं और भुगतान इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर कैसे काम होता है, तो ऑफिस में काम को सुचारू तरह से चलाने के लिए शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हफ्ते में एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। जो मौसी हैं उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें अपने काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। उनको नियमित तनख्वाह मिलती है और बिस्कुट कंपनी की वे अस्थायी कर्मचारी हैं। इसके अलावा यहाँ पर दफ्तर में जो होता है बुढ़ापे की बचत, तो उनकी जो तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास जमा हो जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है और सेवानिवृत्ति के बाद वहाँ से पेंशन मिलता है। इसके अलावा इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए कंपनी की तरफ से कुछ जो है चिकित्सा की सुविधाएं भी मिलती हैं। यहाँ पर देखिए एक जो है आईटी कंपनी का ऑफिस है या फिर ये कॉल सेंटर है। ये रोज़गार का एक नया क्षेत्र है। यहाँ पर जो कई तरह के आप सामान, टीवी, फ्रिज, फ़ोन और सेवाओं का उपयोग करते हैं। ये कॉल सेंटर एक केंद्रित दफ्तर होता है जहाँ से एक जगह में उपभोक्ताओं की समस्याओं से जुड़े सवालों का समाधान मिलता है। दोस्तों, शहर में कई ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं। उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है और वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है और उनको हर महीने तनख्वाह भी मिलती है। और अगर फैक्ट्री में काम कम हो जाए तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। तो आपने देखा कि शहरों में आजीविका के कौन कौन से साधन हैं और हमने एक कहानी के माध्यम से और कुछ घटनाओं के माध्यम से ये समझा कि शहरों में जो आजीविका है वो किस प्रकार की होती है। और मुख्य रूप से यहाँ पर कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जो सड़क के किनारे या ठेला लगाते हैं या त्रिपाल या कोई अस्थायी दुकान लगाकर अपना रोजगार चलाते हैं। उनकी जो नौकरी होती है अस्थायी नहीं होती है। कुछ रिक्शे वाले होते हैं जो व्यक्तियों को इधर उधर ले जाने का काम करते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियां भी होती हैं जहां पर सामानों का उत्पादन होता है, तथा साथ ही कुछ दफ्तर होते हैं। और काम करने का जो परिस्थितियां होती हैं वो अलग अलग परिस्थितियां और दशाएं होती हैं। जो कंपनी के मालिक होते हैं और या छोटी फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं जिनको समय पर काम मिलता है तो वो समय के अनुसार ही मज़दूरों को रखते हैं और काम न पड़ने पर उनको निकाल देते हैं। लेकिन कुछ ऑफिस या दफ्तर अस्थायी होते हैं जहां पर लोगों को कई ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो आपने शहर में आजीविका के भिन्न भिन्न साधनों के बारे में पढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।